हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीज नोटबुक। मैं आपकी विनी मैम तैयार हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, अब यूनिट और डायमेंशंस क्यों जरूरी है, यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होता है, ये कहाँ काम आता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये कि इसकी नीड ही क्यों है ना, ये क्यों जरूरी है, हमें यूनिट क्यों जरूरी है, डायमेंशंस क्यों जरूरी है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कोई मैराथन हो रही थी, जिस मैराथन के अंदर कोई किसी बॉय ने पार्टिसिपेट किया, है ना, और उसने मान लो उससे पूछा गया कि आप कितना दौड़े, तो वो क्या बोलेगा 21, है ना। या उससे पूछा गया कि वो कितने टाइम तक दौड़ा है, कितने टाइम तक उसने रनिंग करी, तो मान लो उसने आपको बोल दिया 10, तो क्या आप समझ पाओगे क्या कि 21 क्या है, 10 क्या है? नहीं, आप इसको कब समझोगे, जब वो ये बोले कि 21 मीटर या 21 किलोमीटर, है ना, या 21 सेंटीमीटर, उसको पीछे यूनिट लगानी पड़ेगी, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक उसी टाइप से उसको टाइम में बताना पड़ेगा, क्या कि सेकेंड्स या मिनट, है ना। तो जब तक वो ये मेंशन नहीं कर देता इस डिजिट के पीछे कि वो मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, या फिर मिनट है, सेकंड है, आवर्स की बात कर दे, तब तक हम नहीं बोल सकते कि उसने किस चीज के बारे में बात करी, है ना। ये तो हमने एक मैराथन की बात करी। और कोई टॉपिक लेके देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर आप मार्केट में किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने बोल दिया आपको शक्कर चाहिए थी, शुगर चाहिए थी, आपने बोल दिया 5 दे दो। 5 क्या होता है, कोई क्वांटिटी है? नहीं। आप जब तक उसको ये ना बोलो कि 5 किलो शुगर दे दो, है ना, 5 kg शुगर दे दो, तो वो सामने वाला समझेगा कि हाँ इसने 5 किलो शुगर मांगी है, फिर आपको पैक करके दे देगा, है ना। तो ये जो पीछे जो ये यूनिट्स लगती है ना, ये जो टर्म्स लग रही हैं, ये होती है हमारी यूनिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। यूनिट्स को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हम जैसे कि बात करें और किसी चीज की बात करें, एग्जाम्पल फॉर आप दूध लेने के लिए गए, आपने दूध वाले भैया को बोला कि भैया मुझे 2 दे दो, तो क्या वो 2 को समझ पाएगा? क्या वो नहीं समझ पाएगा। वो क्या समझेगा कि 2 लीटर, है ना, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो जब तक किसी भी मैग्नीट्यूड के पीछे कोई क्वांटिटी ना लग जाए, है ना, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना। अब हुआ क्या कि जैसे कि ये जो क्वांटिटीज की बात आई, तो अलग अलग यूनिट्स अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने बोली। एग्जाम्पल फॉर जैसे मान लो इंडिया में लोगों ने कहा कि अगर हमें लेंथ को नापना है, लेंथ को मेजर करना है, तो हम मीटर में करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दूसरी कंट्री ने बोल दिया कि नहीं हम तो मीटर में नहीं करेंगे, हम तो फीट में करेंगे। किस में करेंगे? फीट में करेंगे, है ना। किसी ने बोल दिया नहीं मैं मीटर में करूंगा, किसी कंट्री ने बोल दिया कि नहीं मैं तो इसमें नहीं, मैं तो किसी और वैल्यू में करूंगा। तो ऐसे तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब साइंटिस्ट ने मिलके एक ऐसी यूनिट्स बनाई, ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स बनाई कि जो सब जगह लागू हो जाए। मतलब किसी भी कंट्री में आप जाकर खड़े हो जाओ तो वहां पे वो सब जगह लागू हो जाए, है ना। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर यहाँ फीट चल रहा था तो फीट ही रहने देते हैं किसी कंट्री में, और मान लो किसी कंट्री में मीटर चल रहा था तो मीटर ही रहने देते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत इस जगह आ रही थी कि एक से एक छोटे से एग्जाम्पल समझना बेटा। जैसे मान लो आप किसी टेलर के पास में गए, है ना, और आपने टेलर को बोल दिया, मान लो कि आपको शर्ट सिलवाना था और आपने टेलर को बोल दिया कि 4 फीट के हिसाब से शर्ट सिल देना। अब 4 फीट आप ऐसे दिखा रहे हो, तो आपके हाथ की जो साइज है ना, उस हिसाब से जो 4 फीट होगा, और एक वो जो टेलर है उसके हाथ के हिसाब से जो 4 फीट होगा, उन दोनों में फर्क होगा। तो मतलब ये क्वांटिटी मानी ही नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके आपके 4 फीट में और टेलर के 4 फीट में बहुत फर्क होगा। कुछ ना कुछ 19-20 तो फर्क आना ही है ना, क्योंकि आपके हाथ की साइज मेरे हाथ की साइज सेम नहीं होगी, है ना, सभी की अलग अलग साइजेस होगी हाथ की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर ये बात आई कि अगर ऐसे सब जगह अलग अलग क्वांटिटीज चलेगी, तो फिर हम किसी एक क्वांटिटी को कैसे मानेंगे, हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फिर आया कि हमें कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स निकालनी होगी कि जो सभी जगह मान्य हो, मतलब किसी भी कंट्री में आप चले जाओ तो सब जगह उसे माना जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ बेटा कि सबसे फर्स्टली जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी, जिसमें फर्स्ट में आता है बेटा लेंथ। ठीक है, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं, है ना। सेकंड नंबर पे आता है आपका टाइम, ठीक है, जिसे आप सेकंड में मेजर करते हैं।
और थर्ड नंबर पे आता है आपका मास, है ना, जिसको आप किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ 4 यूनिट्स थी, मतलब टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स कही जा सकती है, जिसमें कि 4th नंबर पे आता है टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी SI यूनिट केल्विन थी, है ना। करंट, जिसकी SI यूनिट एम्पियर है। मोल, जिसकी SI यूनिट मोल है। ठीक है, और एक आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, जिसकी SI यूनिट है कैंडेला, जिसको आप CD से लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये 7 यूनिट्स आई कि ये यूनिट्स ऐसी होंगी जो सारी कंट्रीज में मान्य होगी, कि मतलब अगर आपको किसी डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो सारी कंट्रीज मीटर में ही मेजर करेगी। अगर आपको मान लो टाइम को मेजर करना है तो सारी कंट्रीज सेकंड के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर आपको किसी मास को मेजर करना है तो सारी कंट्रीज किसको मानेगी, किलोग्राम को मानेगी। अगर टेम्परेचर की बात करनी है तो केल्विन को मानेगी। करंट की बात करनी है तो एम्पियर को मानेगी। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, ऐसे एक एक करके सारी 7 यूनिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यूनिट्स और डायमेंशन को समझाना स्टार्ट किया। ठीक है, बट फिर आगे क्या हुआ कि कुछ और यूनिट्स भी आई जिनको समझना जरूरी था, क्योंकि वो क्वांटिटीज आ रही थी धीरे धीरे। जब फिजिक्स साइंस बढ़ता जा रहा था, साइंस के फिनोमिनास बढ़ते जा रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि और बहुत सारी यूनिट्स देखने को मिली, है ना। बट वो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं गिनाई, वो बनी, पर कैसे बनी, इन सबकी हेल्प से, इनमें से किसी की भी हेल्प से, है ना। जैसे एग्जांपल फॉर आपने सुना होगा बेटा कि स्पीड जो होता है ना, उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये बना तो सही, स्पीड की SI यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड, बट ये बना किससे, मीटर और सेकेंड से। ये हमारा मीटर और ये हमारा सेकेंड। मतलब कोई भी इन 7 के बाद में जो भी यूनिट्स बनी वो क्या कहलाई, डिराइव्ड यूनिट्स। क्यों, क्योंकि वो किसी न किसी फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी थी, है ना। तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया कि वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, ऐसे आपने और भी बहुत सारा सुना होगा, आपने एक्सेलरेशन का सुना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो उसमें क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकंड का स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स क्या, मीटर ये हमारी फंडामेंटल यूनिट और सेकंड भी हमारी क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फिर इन 7 के बाद में जो भी यूनिट्स बनी वो फंडामेंटल यूनिट्स ना कहलाते हुए डिराइव्ड यूनिट्स कहलाई गई। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हमारी यूनिट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस का मीनिंग क्या है, तो डायमेंशंस जो थी उनको समझने के लिए ये जो 3 फंडामेंटल यूनिट्स है बेटा, है ना, क्या क्या, लेंथ जिसका मीटर होता है ना, टाइम जिसका सेकेंड होता है, और एक था मास जिसका आप क्या लिखते हो, किलोग्राम। ठीक है, सो डायमेंशन को समझने के लिए इन 3 को काम में लाया गया। लेंथ जिसको आप कैपिटल L से लिखते हैं, टाइम जिसको आप कैपिटल T से लिखेंगे, और मास जिसको आप कैपिटल M से लिखेंगे। इन 3 के बेसिस पे डायमेंशन फॉर्मूला को डिराइव करना सीखा गया कि किसी भी क्वांटिटी को अगर समझना है तो हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले से पता लगा लेंगे कि उसमें वो कितनी क्वांटिटीज में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ फिर कि जब ये डायमेंशन फॉर्मूलाज किसी भी क्वांटिटी का जब निकालना हुआ तो इन 3 की हेल्प ली गई, है ना। अब वो कैसे डिराइव किया गया, मैं आपको कुछ डायमेंशन फॉर्मूलेस डिराइव करके बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फॉर फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं हम एरिया का। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, मैथ्स में आप सबने पढ़ा है ना, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो क्या होता है एक्चुअल में, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर आप बोले तो इसको आप लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों क्या, लेंथ ना मीटर में ही नापेंगे आप। किसी लंबाई को या किसी चौड़ाई को आप किस में नापोगे बेटा, किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, सो लेंथ में ही मेजर करेंगे। तो यहाँ से एल कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, है ना। अब देखो इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला, आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिग ब्रैकेट में होना चाहिए। और सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे M और L और T। अब देखो क्या इसके फॉर्मूले में M आया, मास आया क्या, नहीं आया, तो M कितना हो जाएगा, 0। लेंथ कितनी आई बेटे, 2, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2। और क्या टाइम आया इसके फॉर्मूले में, नहीं, तो टाइम कितना हो गया बेटा, 0। यानी M0 L2 T0, ये क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, है ना। ये डायमेंशन फॉर्मूला सभी जगह काम में आने। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप 11th 12th अगर नॉर्मल किसी बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं,
तो डायमेंशन फॉर्मूला सभी जगह आपके काम में आएगा, क्योंकि ये हर एक क्वांटिटी का होता है, हर एक चैप्टर्स में आता है ना। तो एक बेसिक कंसेप्ट है। ये तो हमने एरिया की बात कर दी। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड डायमेंशन फॉर्मूले की, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बेटे, L इंटू बी इंटू एच। तीनों क्या है, हाइट ही है ना। हाइट में भी लेंथ में मेजर करोगे, ब्रेथ को भी आप लेंथ में ही मेजर करोगे और लेंथ भी लेंथ में ही रहेगी। तो यहाँ पे L कितने हो गए, 3, राइट। अब आज का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। मैंने पहले ही बोल दिया है बिग ब्रैकेट होना जरूरी है और कैपिटल लेटर्स होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे M क्या है इसके फॉर्मूले में, नहीं है, दैट मीन 0। L कितना है बेटे, 3, और T कितना है हमारे पास में, 0। तो M0 L3 T0, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब हम एक दो डायमेंशन फॉर्मूले पे बात करते हैं, जैसे कि स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब देखो डिस्टेंस किस में मेजर करोगे आप, लेंथ में, मीटर में, है ना। तो ये तो इसका तो क्या हो जाएगा लेंथ। टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे, t। तो बनाओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला। m कितना है क्या फॉर्मूले में, नहीं है, दैट मीन्स क्या, 0। ये गलती नहीं करना कि m या नहीं है तो मैं आप कुछ भी ना लगाऊं, है ना। आप सोचो कि m तो इसमें है ही नहीं तो मैं m पे कुछ भी ना लिखूं, बट ऐसा नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, दैट मीन्स का मतलब क्या हो गया कि 1 है। और क्या मास है, क्या 1 मास है क्या इसमें फॉर्मूले में, नहीं है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चीज नहीं है उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, 0। या तो उसको लिखो ही मत फॉर्मूले में, मतलब आप M0 लिखो ही मत, खाली L और T के साथ लिख दो। और अगर आप लिख रहे हो तो फिर उसको M0 के साथ मेंशन करो, है ना। L कितना है इसमें, 1, तो 1। T कितना है बेटा, ये T अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, M0 L T -1। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, M0 L T -1। आप 1 को ना लिखोगे तो चलेगा, जैसे मैंने 1 नहीं लिखा ना, तो यहाँ अंडरस्टूड है कि लेंथ 1 है ना। बट अगर आपने कुछ नहीं लिखा और आपने उसके अंदर वो वैल्यू है भी नहीं और आपने 0 मेंशन नहीं किया तो वो गलत कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमने स्पीड की बात कर दी। चलो और हम एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे बेटा, L, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब टाइम, और एक और T ऑलरेडी आपके पास में है, तो ये क्या बन गया बेटा, L अपॉन में T²। तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, M तो कितना है 0, L, और ये कितना हो गया T-2। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, और एक दो फॉर्मूले पे बात करते हैं, जैसे कि मान लो हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब मास दैट मीन्स मास को किससे लिखेंगे आप, कैपिटल M से। तो एक तो आपके पास में मास है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। या तो आप यहाँ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर आप वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर आप डिराइव करोगे। या फिर सीधा, अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अभी आपने निकाला है M0 L T-2। अब देखो M कितना है बेटे, यहाँ 0 या 1, तो M कितना हो गया 1, L कितना है 1, और T कितना है बेटा -2। तो ये ML T-2 यानी M1 L1 T-2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अगर हम एक दो और एग्जांपल अगर इससे समझें, तो जैसे कि वर्क, है ना। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने निकाला है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखोगे, L से। तो यहाँ पे कितना हो गया, M कितना है 1, तो 1, L कितना हो गया बेटे 1 यहाँ 1 यहाँ, तो L कितना हो गया 2, और T कितना हो गया -2। तो ये आ गया आपका वर्क का फॉर्मूला। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना। तो उन डायमेंशन फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी के अंदर कितना मेजरमेंट है।
जैसे कि एग्जाम्पल 4, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, m0l1t-1। मतलब इस डायमेंशन फॉर्मूले से हमें स्पीड के बारे में क्या पता चल रहा है कि जिसके अंदर मास नहीं है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, पर कितना 1 और टाइम कितना है -1। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। यानी डायमेंशन फॉर्मूलाज जो होते हैं वो फिजिक्स के अंदर सारी क्वांटिटीज के देखने को मिलते हैं। अब लास्ट में मैं आपके लिए 2 डायमेंशन फॉर्मूलाज फाइंड करने के लिए दे रही हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे, मुझे उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं उनके फॉर्मूलाज और उनका कंसेप्ट लिख देती हूँ। एक तो आप मुझे बताएंगे डेंसिटी का, है ना। डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और एक आप मुझे बताएंगे प्रेशर का। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, और यूनिट और डायमेंशंस हमारी फिजिक्स के लिए कितने जरूरी हैं, है ना। ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो अगर किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स लिया है तो उसे इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सबकी सब इन डायमेंशन फॉर्मूलेस पे, इनकी एसआई यूनिट्स पे से समझी जा सकती है। ठीक है, आगे और न्यू अपडेट्स के लिए पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।